हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार पांचाल। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसीन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के यूनिट बी के अंदर सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है संसद। हम बात करेंगे संसद की। संसद के कौन कौन से सदन हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। संसद के लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम बात करते हैं संसद की। संसद, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन सी? लोकतांत्रिक सरकार के। पहला है, उसका नाम है व्यवस्थापिका। दूसरा जो सरकार का अंग है उसका नाम है कार्यपालिका। क्या है दोस्तों? कार्यपालिका। और तीसरा जो नाम है सरकार का जो अंग है उसका नाम है न्यायपालिका। इन तीनों से लोकतांत्रिक सरकार बनती है। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं विश्व के सभी देशों के बारे में, तो विश्व के सभी देशों में संसद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्लियामेंट के नाम से संसद को जाना जाता है। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से पुकारा जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जापान में इसे डाइट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अफगानिस्तान में इसे सूरा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार रूस में ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ईरान में मजलिस किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? ईरान में मजलिस। और मजलिस एक देश और है, उसको भी, उसकी देश की संसद को भी मजलिस कहा जाता है। उसका नाम है मालदीव। यानी मालदीव में भी संसद को मजलिस के नाम से पुकारा जाता है। कनाडा में संसद यानी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, विश्व के बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग नाम से जो है संसद को पुकारा जाता है। जिस प्रकार से नेपाल में राष्ट्र पंचायत, तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो वह हमारे जो संसद है उसको अन्य नामों से कौन कौन से देशों में किस किस नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार भारत की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के अंदर जो व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? संसद के नाम से। यानी संसद जो है एक व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है।
हम ये कह सकते हैं हमारी जो संसद है वो सर्वोच्च है, क्योंकि जो भी कानून बनता है उस व्यवस्थापिका के आधार पर ही कानून बनाया जाता है। और भारत की के संविधान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 79 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद जो 79 है उसमें संसद के बारे में बताया गया है। हम बात करते हैं प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में ऋग्वेद में सभा व समिति नामक संस्था जो थी उससे भी हमें ज्ञात होता है, और वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती हैं। यानी प्राचीन काल के ऋग्वेद में सभा व समिति नामक दो संस्था थी, वहीं से कहा जाता है कि आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। अब हम बात करते हैं संसद की पृष्ठभूमि, जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैकग्राउंड। हम बात करते हैं जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, यानी 1833 के चार्टर एक्ट से लेकर 1933 के भारत शासन अधिनियम 1833 के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम में संसदीय शासन के तत्वों का विकास देखा जा सकता है। यानी अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शासन काल से ही हमारे देश में जो है संसद के विकास के रूप में हम देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं संसद के गठन, यानी संसद का किस प्रकार से संसद बनी और उसकी हम अब आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा चैप्टर अगला है, उसका नाम है संसद का गठन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल जो है 79 में, आर्टिकल जो 79 है उसमें संसद के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। अपन यूं कह सकते हैं 79 में संसद यानी भारत संघ के लिए एक संसद होगी, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79 में। इसमें संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रपति भी क्या है? संसद का एक अंग है। राष्ट्रपति भी क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति भी संसद का अंग माना जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें संसद के सदन, तो संसद के सदन तो दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करें संसद के अंगों की, तो संसद के अंगों के अंदर राष्ट्रपति भी आता है। क्यों आता है राष्ट्रपति? तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति क्यों आता है, क्योंकि कोई भी जो विधेयक है या कोई भी
जो अपन ये कह सकते हैं कि जो बिल है, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, यानी कानून नहीं बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक, जिसको हम बिल भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिल होता है वही संसद में पारित होता है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद फिर वो किसके पास जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है। क्या बनता है दोस्तों? अधिनियम बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके साथ साथ व्यवस्थापिका का भी जो है अभिन्न अंग होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है दोस्तों? हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संसद को सर्वोच्च बताया गया है। यानी हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसद क्या है? सर्वोच्च है। इसलिए जो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। अब हम बात करते हैं ये तो था संसद के बारे में। अब हम बात करते हैं संसद के अंग, यानी संसद के कौन कौन से सदन हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। संसद के अंग में सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों बात करते हैं? राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 यानी अनुच्छेद 80 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 80 में क्या है? लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, उसका गठन किस प्रकार से होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, तो आदि के बारे में अनुच्छेद 80 के बारे में जानकारी दी गई है। तो राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। यानी राज्यसभा का अन्य नाम क्या है दोस्तों? उच्च सदन है। इसको राज्यों का सदन भी कहा जाता है दोस्तों। इसको उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहा जाता है, और इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है, जबकि लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है। आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जब लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, क्योंकि इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक स्थायी सदन है, राज्यों का सदन भी है, और हम कह सकते हैं इसका अन्य नाम क्या है? दूसरा सदन। तो ये सभी किसके उपनाम हैं? राज्यसभा के उपनाम हैं। उच्च सदन, राज्यों का सदन, स्थायी सदन और दूसरा सदन। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं और वर्तमान में कितनी सीटें हैं। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के सीटों के बारे में। राज्यसभा अनुच्छेद
80। बात करते हैं राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य यानी राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, और वर्तमान सदस्य यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में जो है 250 है। कितनी है दोस्तों? 250। अब 250 कहां से है? हम बात करते हैं निर्वाचित, और एक तरफ आएगा मनोनीत। निर्वाचित तो 238 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 238 सदस्य राज्यसभा में क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और मनोनीत कितने होते हैं दोस्तों? 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12। हम बात करेंगे वापस मनोनीत की, और उसके बारे में 238 सदस्य कहां से, उसके बारे में हम और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। 238 यानी राज्यों से कितने हैं? राज्यों से 234 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें राज्यसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 234 सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं दोस्तों? 4 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 सदस्य। अब 4 सदस्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दिल्ली से हैं 3 सदस्य हैं, और दूसरा है पुदुचेरी। कौन सा है दोस्तों? पुदुचेरी। जहां से कितनी सीट है? 1 सीट है। 3 और 1 मतलब कितने हो गए? 4। यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं दोस्तों? 4 सीटें हैं। और राज्यों से कितनी है? 234। यानी 4 और 234 को अगर अपन ऐड करते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों? 238। और 238 में अगर 12 मनोनीत ऐड करते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों? 250। यानी ये राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य है वो है 245। कितने हैं दोस्तों? 243 सदस्य हैं। 200 बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 245 सदस्य। अब 245 सदस्य कहां से हैं? यानी निर्वाचित कितने हैं और मनोनीत कितने हैं? निर्वाचित तो 233 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 233। और मनोनीत कितने हैं दोस्तों? 12 सदस्य हैं। अब निर्वाचित कहां से हैं? यानी राज्यों से कितने हैं? राज्यों से तो है 229 सदस्य। कितने हैं दोस्तों? 229 सदस्य तो राज्यों से हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? तो दोस्तों इसमें है 4 सदस्य। कितने हैं दोस्तों? 4, जो कि हमने पहले बात कर चुके हैं। दिल्ली से तो है 3। दिल्ली से कितने हैं दोस्तों? 3 है। और पुदुचेरी से कितना है? 1 सदस्य है। तो 3 और 1 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो गया, और 229 सदस्य राज्यों से हो गया। अगर दोनों को ऐड करें तो 233 आएंगे। और 12 सदस्य कैसे होते हैं दोस्तों? मनोनीत। हम बात करते हैं मनोनीत की, तो मैं एक बात बता देता हूं आपको। तो राष्ट्रपति जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो व्यक्ति अनुभव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है? डायरेक्ट उन व्यक्तियों को क्या करता है? मनोनीत करता है। दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिशन से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को करता है दोस्तों? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वो सदस्य कौन कौन से होते हैं? कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि में जो अनुभव प्राप्त रखते हैं,
ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। और ये मनोनीत की जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से ली है, तो वो आयरलैंड के संविधान से है। कहाँ से लिया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये भी क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे कंपटीशन से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 12 सदस्यीय राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो कौन से देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। तो हमने ये मोटे रूप से ये हमने जानकारी प्राप्त की है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, फिर निर्वाचित कितने होते हैं, मनोनीत कितने होते हैं, और राज्यों से वापिस कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने उनकी सीटें हैं, उनके बारे में हमने बात की। फिर अब हम बात करते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। निर्वाचित कितने हैं, मनोनीत कितने हैं, और राज्यों से कितने हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, हमने इनकी जानकारी प्राप्त की है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही था 1951 में राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया। यानी 1951 में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तय किया गया है? 6 वर्ष किया गया है। और प्रति वर्ष एक तिहाई सदस्य यानी 1/3 यानी एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी हम बात करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष पश्चात, यानी प्रति 2 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात दोस्तों? 2 वर्ष पश्चात एक तिहाई सदस्य क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उनके स्थान पर वन अपॉन थर्ड उन्हें 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। यानी 1/3 सदस्य तो ये तो अवकाश ग्रहण हो गए हैं, और इनके बाद में इन्हीं के मतलब 1/3 के ही वापिस पुनः चुनाव होता है, और पुनः वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका कार्यकाल। क्या था दोस्तों? कार्यकाल। यानी राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, और वो कितना है? 6 वर्ष है। और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में बता रहा हूँ। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो मैं बता देता हूँ। संविधान के अनुसार जिस राज्य में, यानी जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के कौन होंगे भी? इनके विधानसभा के सदस्य होंगे। कौन होंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन सी प्रणाली है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा चुनाव होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ये चुनाव होगा। और ये कैसा चुनाव है दोस्तों? अप्रत्यक्ष है। क्यों है दोस्तों अप्रत्यक्ष? तो मैं बता देता हूँ, हमारे चुने हुए व्यक्तियों द्वारा इनका क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। हमारे चुने हुए व्यक्ति यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं, यानी विधानसभा के सदस्य कौन होंगे दोस्तों?
हमारे राज्य के अंदर कौन होंगे दोस्तों? एमएलए। अगर हम बात करते हैं राजस्थान, अपने राज्य की बात करते हैं, तो राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 200 विधायक एमएलए, यानी हमारे विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? राज्य की 200 सीटें, यानी राजस्थान के अंदर 200 जो विधायक हैं वो मिलकर इन राज्यसभा के सदस्यों का क्या करेगा दोस्तों? निर्वाचन करेगा। तो 200 विधायक मिलकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं निर्वाचन कैसा होता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर किसका चुनाव करेंगे दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का करेंगे, यानी 200 विधायक मिलकर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करेंगे। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं दोस्तों। राजस्थान की बात करें, कितनी है दोस्तों राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 10 है। उसी प्रकार उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में भी कितनी है दोस्तों? 10 है। उसी प्रकार आगे हम बात करते हैं, जैसे पंजाब है और भी अन्य जैसे बहुत सारे राज्य हैं, उनकी सीटें कितनी हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इनकी कितनी है दोस्तों? 11-11 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 11-11 सीटें। उसी प्रकार बिहार और पश्चिम बंगाल, इनकी कितनी सीटें हैं दोस्तों? 16-16 सीटें हैं। कितनी हैं दोस्तों? 16-16 सीटें। उसी प्रकार हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश है, इनकी कितनी सीटें हैं दोस्तों? 3-3 सीटें हैं। उसी प्रकार आगे हम बात करते हैं जैसे झारखंड की, तो कितनी है सीटें दोस्तों? 6 सीटें। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर, हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितनी थी दोस्तों? 4 सीटें थी। कितनी थी दोस्तों? 4। उसी प्रकार महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 19 है। उसी प्रकार तमिलनाडु में कितनी है दोस्तों? 18। उसी प्रकार कर्नाटक में कितनी है दोस्तों? 12। उसी प्रकार केरल में कितनी है दोस्तों? 9। यानी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य यानी असम को छोड़कर, असम की कितनी है दोस्तों? तो असम की है दोस्तों 7। तो उत्तरी पूर्वी सभी असम को छोड़कर बाकी सभी की कितनी है? त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, सभी की क्या है? 1-1 सीटें हैं दोस्तों। गोवा है, सभी की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 1-1 सीटें हैं। तो ये मैंने भारत के जो राज्य हैं, लगभग सभी राज्यों की मैंने राज्यसभा की सीटों के बारे में विस्तार से बताया है। आगे हम बात करते हैं इनके शपथ की। यानी राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, राज्यसभा के सदस्य, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में उसको सांसद या एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं सांसद। ये जो शपथ लेते हैं, ये अपना स्थान ग्रहण करने से पहले इनको क्या लेनी पड़ती है दोस्तों? शपथ लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति द्वारा। इसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ
लेते हैं। या तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाता है, या अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष इनको क्या लेनी पड़ती है, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है और उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये दोस्तों, ये हमने बात की थी राज्यसभा के सदस्यों को शपथ की। तो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करेगा, राज्यसभा के सदस्यों को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा और हस्ताक्षर करवाएगा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। यानी राज्यसभा का कोई व्यक्ति अगर सदस्य बनता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता, संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद है? संविधान के अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 के अंदर राज्यसभा के सदस्यों के योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता दोस्तों, भारत का नागरिक हो। पहली क्या योग्यता है दोस्तों? भारत का नागरिक होना चाहिए। हो या फिर अपन यूं लिख सकते हैं होना चाहिए। तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, आयु। आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? अगर राज्यसभा का सदस्य है तो इनकी आयु कितनी होगी? अगर राज्यसभा का सदस्य है तो इनकी आयु होगी 30 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों? 30 वर्ष। और उसी प्रकार अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होगी दोस्तों? 25 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों? 25 वर्ष। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा में, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए और राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो दोनों की आयु ये मैंने आपको बता दी है। राज्यसभा में 30 चाहिए और लोकसभा में इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। तीसरी शर्त, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यानी एक व्यक्ति एक स्थान या एक पद ही ग्रहण कर सकता है। एक साथ दो नौकरियां एक साथ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यानी हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक स्थान, यानी 2 स्थानों से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और अगर दोनों स्थानों से अगर वो निर्वाचित होता है तो उसको 1 माह के भीतर उसको एक पद उसको रिक्त करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो। क्योंकि अगर एक पद है तो एक पद ही होगा। दूसरे पद से उसको क्या देना पड़ेगा दोस्तों? तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संविधान की अनुसूची 10, यानी अनुसूची 10 ये बताती है, उसमें लिखा है दल बदल। यानी ऐसा व्यक्ति जो दल बदल, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना दल को बदलता है या उसमें उसकी अयोग्यता पाई जाती है तो उसकी सदस्यता से उसको बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। ये उसकी क्या हो गई है दोस्तों? योग्यता हो गई है। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के गणपूर्ति। राज्यसभा की क्या गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति ऑब्लिक कोरम क्या होता है दोस्तों? गाँव में सुना होगा आपने, पंचायतों में भी कोरम पड़ती है। तो कोरम का मतलब क्या है दोस्तों? यानी संसद की वह न्यूनतम, यूं कह सकते हैं सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या, यानी सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की कार्यवाही
को वैधानिकता प्राप्त हो। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके माध्यम से सदन की कोई भी कार्यवाही जो है उसको वैधानिकता प्राप्त हो सके। क्या हो सकते हैं दोस्तों? वैधानिकता। और ये किस प्रकार से, आगे और बात करते हैं। पीठासीन अधिकारी सहित। अब दोस्तों आपने सुना, आपने ये सोचा होगा पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो देखो, लोकसभा के अंदर तो होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है दोस्तों? लोकसभा में कौन होगा पीठासीन अधिकारी? लोकसभा अध्यक्ष होगा। और राज्यसभा में कौन होगा? राज्यसभा में होता है सभापति। कौन होता है दोस्तों? सभापति। तो ये पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10। यानी राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? अभी वर्तमान में कितनी है? तो 243 हैं। इसका 10वां भाग क्या होगा दोस्तों? 25। यानी अगर कोई 25 व्यक्ति अगर सदन में आते हैं तो कोई भी कार्यवाही जो होगी वो कैसी होगी? वैधानिकता होगी, यानी उसको कानूनी होगी। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कानूनी होगा। अगर इससे कम आते हैं तो वो बैठक मान्य नहीं होगी। उसी प्रकार हम इसी में बात कर देते हैं लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा 545 सदस्य हैं, तो इसका 10वां भाग क्या होगा दोस्तों? 55। अगर 55 सदस्य होंगे तो लोकसभा की जो बैठक है उसमें वैधानिकता होगी, वो पूर्ण रूप से होगी। अगर इससे कम है तो बैठक मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों हमने बात की थी गणपूर्ति की। तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1/10। ये भी बहुत सारे कंपटीशन से एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कितनी होती है? तो 1/10, यानी उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 10वां भाग होना चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं संसद की भाषा। देखो भारत तो बहुत सारी है, यानी अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त दे रखा है भारत सरकार ने? 22 भाषाओं को। उसी प्रकार लेकिन संसद की भाषा यानी संसद की कार्य संचालन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा होगी। यानी संसद की जो कार्य संचालन के लिए जो भाषा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी और अंग्रेजी। यानी ये दोनों भाषाओं के माध्यम से संसद का क्या किया जा सकता है? कार्य संचालन किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा राज्य या कोई ऐसा सदस्य जिसको हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा नहीं आती हो तो उसको पीठासीन अधिकारी, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में कौन होगा दोस्तों? सभापति। हम बात करेंगे सभापति कौन होता है, हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पीठासीन अधिकारी जो होता है उसको, उस व्यक्ति को जिसको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती हो, उसको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा दे सकता है। यानी जिसको ये भाषा नहीं आती है उसको अपनी मातृभाषा में वो आज्ञा दे सकता है। कौन देता है दोस्तों? पीठासीन अधिकारी देता है। अब हम बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? संसद के सत्र। संसद के सत्र ये कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र को आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा। यानी सत्र आहूत का मतलब क्या होता है? सत्र को बुलाता है। आहूत का मतलब क्या था? सत्र को
बुलाना यानी आहूत करता है, ठीक है। और एक आता है सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्र की समाप्ति, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अनुसार सत्र को बुलाता है और सत्र की समाप्ति करता है। और हम बात करते हैं सत्र के बारे में, तो राज्यसभा में 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है 3 सत्र, यानी लोकसभा में तो और बढ़ जाता है, लेकिन राज्यसभा में कितने होते हैं दोस्तों? 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र जो है वो है बजट सत्र। फरवरी से मई, यानी ये सबसे बड़ा सत्र होता है और अपन ये कह सकते हैं सबसे लंबा जो है सत्र होता है। दूसरा आता है मानसूनी सत्र, जुलाई से सितंबर, ठीक है दोस्तों। और तीसरा आता है शीतकालीन सत्र, यह आता है दोस्तों नवंबर से दिसंबर, यानी ये सबसे छोटा सत्र होता है और ये देश का सबसे बड़ा सत्र होता है। तो ये सत्र कौन रखवाता है? तो सत्र को राष्ट्रपति रखवाता है। अब हम आगे बात करते हैं संसद के पदाधिकारी के बारे में। संसद के पदाधिकारी यानी अनुच्छेद 64 से 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों? सभापति होता है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति चुन लेते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है या राज्यसभा का सदस्य अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन बनेगा दोस्तों? उपसभापति बनेगा। उपसभापति कौन होते हैं दोस्तों? तो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। और एक जानकारी हमें यहाँ से भी ये भी मिलती है कि राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। और इसी के साथ इसमें जो उपसभापति बनता है वो कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का सदस्य होता है। तो देश के अंदर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों? सभापति होता है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य जो अपने में से किसी एक को क्या बना लेते हैं दोस्तों? उपसभापति बना लेते हैं और वो सदन की क्या करता है? कार्यवाही शुरू करता है। और अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में भी कौन आता है दोस्तों? उपसभापति राज्यसभा का कार्य संभालता है। और राज्यसभा बात करते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है
उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा ही करती है। यानी राज्यसभा के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है दोस्तों, हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है दोस्तों, वेंकैया नायडू। ये कौन है दोस्तों, ये उपसभापति हैं, यानी सभापति हैं राज्यसभा के, और देश के क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ये अगस्त 2017 से कार्यरत हैं। हम बात करते हैं उपसभापति की। ये तो थे हमारे देश के, राज्यसभा के क्या है, सभापति। उपसभापति कौन है, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह कौन है, राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो आज हमने ये बात की है राज्यसभा के बारे में। कल के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। आप घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।